अगर तुम राइट। दोनों साइड कवर करो फिर कोई बात है। अब तुमको लगता है भी, अब तुमको लगता है कि कोई चीज गलत है, मैं गलत हूं, तो मैं जो चीज करूंगा वो गलत ही है, तो फिर हम्म। भैया बात ही क्या, फिर तुमसे बात ही कौन कर सकता है। तो इन राइट। सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ यही है। ये करते क्या है, दिल्ली में पहुंच गए, ठीक है, अगर इनको रिपोर्ट भी बनानी होती है, ये हम्म। लुटियंस दिल्ली और खान मार्केट से खबर उठा करके छाप दी, कभी गए ही हम्म। नहीं कि उसके पार, They कभी do गए ही not नहीं do इनके any लिए इंडिया। ground research. Most of them do हम्म। not do any ground research. वो इधर हम्म उधर का कॉपी पेस्ट करते हैं, पैराफ्रेजिंग देयर ओन। आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वाइन टेस्टिंग करते हैं, देन दे गो। मो हम्म। ये एक पॉपुलर चीज है अब, कि आओ हम्म। यहाँ के बारे में बुरा लिखो, देन यू विल गेट व्यूज। इंडिया के अगेंस्ट लिखने में जितना तुम्हें पॉपुलर किया जाता है, जितना तुम्हें स्टेज दिया जाता है, इंडिया की फॉर में नहीं किया जाता, बिकॉज द राइजिंग पावर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ थ्रेट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। इट इज अ रियलिटी। Welcome to 10th episode of Badgasm. So in this episode, we are going to talk about the illegal immigration in India that started from 1947 और उसके बाद हम लोग एक पूरा पीरियड डिस्कस करेंगे क्या पॉसिबल रीजंस थे और हमारे पास इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस क्यों नहीं है, इतनी स्ट्रिक्ट फोर्सेस क्यों नहीं है जो उसको चेक करती हैं। अभी स्टैट्स मिले थे कि बहुत सारे बांग्लादेशीज को एक्सेप्टेंस भी मिली थी इवन 2015 में। सो all of that things and what are the policies in different states especially in West Bengal, so ऐसा वहां से ही ऐसा क्यों है, मतलब बांग्लादेश के साइड से इतना फिल्ट्रेशन क्यों है। So we'll discuss all of these crucial aspects and some aspects of CA and RC as well. Very controversial topic. Again, it's our own opinion. We are still students, so your opinions can differ from us. So don't take it on a serious note. It's just the understanding. So ये हमें समझ में आया जो हम present करेंगे। आपका opinion differ हो सकता है। So let's get straight on to the point. So ऐसा बिलीव किया जाता है कि इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। मतलब अगर अभी करंट की स्टेटस देखा जाए तो मोर देन 23 million population has arrived from any other sources including Bangladesh and I guess some there are some Pakistanis as well. It is believed, I don't know how much truth it is, but ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन आसानी से हो जाता है और इवन यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके चीजें भेजी भी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काउस का मुझे केस पता है, फिर बहुत सारी चीजें यहाँ से इवन यू हैव हर्ड अबाउट द पंजाब केस वेयर आई गेस वीड वाज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू द बॉर्डर्स। इट वाज अ केस एंड सो ऐसा मतलब देखो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो लगी हैं बट ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब लोग इतने सालों तक आते रहे इंडिया में और यहाँ पे आके मिल गए फिर या उन्हें लाया गया पर्पसली। व्हाट वाज द एग्जैक्ट मैट्रिक्स बिकॉज इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेट केस व्हेन वी एनालाइज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। So, Anubhav, in my opinion, actually the immigration, or as you can call illegal immigration, हम्म। started around 1826. You can say that, because ओके। in especially in Assam side, हम्म। because Assam was very sparsely populated at that हम्म। particular moment of time, and tea plantation was at its boom, and they हम्म। wanted laborers and such things. So they Britishers started migrating them towards, through various stick methods, or you can say stick and carrot methods they were popular for. हम्म। But after partition, the illegal immigration started. After, even before partition, you can say, when the direct action day happened in 1946. After हम्म। that, atmosphere was built where, from both sides, from the Pakistani sides also and from the India side also, people started migrating हम्म। in search हम्म। of a better land or better place for themselves. हम्म। But after partition in 1947, from Pakistan, majority of the Hindu population came. But from हम्म। East Pakistan, or which is called Bangladesh now, the partition actually, sorry, the illegal immigration actually, didn't happen at an instance. It was a slow, tedious process. People started coming in, batches, numbers all through the years. हम्म। And a major turnout happened when, between the 1965 war with Pakistan and the 71 war, because that was the period where, around, I think so, a crore of people migrated in India, ओके। because of the you can say religious persecutions, because because 24th March 1971 was the Operation Searchlight was launched by Pakistan, and that was the हम्म। day they started persecuting Hindus, Muslims as well.
and Hmm. people started migrating towards India. So that period of 6 to 7 years was the major influx period in which the illegal Okay. immigrants came. But after that also, when this Awami League government formed in 1971 in East Bangladesh or Bangladesh, East Hmm. Pakistan or Bangladesh. Hmm. Hmm. It is told that he was secular, but soonly after he was killed, and from then onwards, Bangladesh has started, has shifted toward Islam as a state religion. So Okay. the so instances of religious based persecution are there. So people started migrating from Bangladesh. Another reason was economic reason also, because all the till recent times, Bangladesh as well as Pakistan both were not very good developed as Hmm. compared to Hmm. India. Hmm. So people for economic reasons and economic benefits also started migrating, and that called for a very big problem in, especially in the areas of Assam. Because Assam is a Okay. tribal belt. Assam, all the seven sister states mostly are contained of tribal population. So it caused a very dangerous threat to their culture and their way of living. So even I talked about 1826 migration, and 1931 officer pointed out that Assam culture is in very grave danger, and even Nehruji in 1951 did an NRC of maintaining record of the citizens of Assam, so that Hmm. in Hmm. Hmm. future it can be used for future references. So Hmm. illegal migration has been a problem, especially in the east side of the, because the migration didn't happen at an instant. In the Rajasthan or Punjab region, migration happened at an instant, so that was not problem. All the people who wanted to come came, and all the people who wanted to go went. But Okay. in the east, the scenario was totally different. So in the east, especially, illegal immigration has been a very grave problem from culture perspective, from historical perspective, and from economic perspective. All the three perspective, culture illegal immigration has been a major problem. ओके सो मुझे यहाँ तक लगता है कि जिसमें पूरा एंगल है वो एक तो जैसे माइनॉरिटीज जो दोनों कंट्रीज में थी उसका माइग्रेशन तो खैर समझ में आता है कि मतलब जब रीजनल डिवाइड हुआ था जैसे पाकिस्तान का हुआ 1947 फिर बांग्लादेश का हुआ तो वहाँ पे हम ये चीज जानते हैं कि जहाँ पे वो मेजोरिटी थी तो वहाँ पे रूल्स एंड लॉज के जब चेंजेस हुए सो वहाँ पे वो इन्वायरमेंट ऐसा बन गया टॉक्सिक बन गया माइनॉरिटीज के लिए कि उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया सो उनका इन्फिल्ट्रेशन समझ में आता है बट अगेन जो मुस्लिम से जो वहाँ उनका मेजोरिटी रीजन था so उनका इन्फिल्ट्रेशन के लिए जैसा तुमने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पे इनिशियली उतने रिसोर्सेज नहीं थे और प्लस जो वहाँ पे ओवरऑल इन्वायरमेंट था उस हिसाब से नहीं था सो डू यू थिंक इट इज अ मैटर बिकॉज आई फील लाइक कि अगर उन्होंने अपना डिवाइड लिया था या उनका डिवीजन उस बेसिस पे हुआ था तो आई डोंट थिंक दे विल बी मूविंग विद देयर विल ऑफ जस्ट फाइंडिंग डेवलपमेंट क्योंकि उस समय अगर देखा जाए तो इंडिया भी एज अ होल बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं था बहुत ज्यादा आगे नहीं था कि मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा बस इंडिया एज अ लैंड पीस ज्यादा था रिसोर्सेज अच्छे थे बट ऐसा हो कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था आई डोंट थिंक दैट इज क्योंकि जब डिवीजन हुआ तो आई गेस इन रेलवेज एज वेल इन इन्वायरमेंट एज वेल एंड इन मेनी एस्पेक्ट्स पाकिस्तान वाज मच बेटर देन इंडिया सो विद टाइम वो डिप्लीट हो गया वो अलग बात है क्योंकि उनकी पॉलिसीज कोई इम्प्लीमेंट हुई नहीं लेकिन इनिशियली उनकी उनकी हर एक सर्विसेज क्योंकि वो मेजर सेक्शन ऑफ इंडिया था वहां पे जितने हमारे नदियां से लेके नेचुरल रिसोर्सेज से लेके हर एक चीज वहां पे बहुत हैवी था सो दैट वाज नॉट अ बैड सेक्शन ऑफ द बॉर्डर बट considering this logic that they were intentionally coming just for the sake of finding good development is a bit tricky thing to accept. Nista, any points? I don't think it's tricky to accept Okay. because Bangladesh, it. I'm talking from a nation's perspective. Okay, I'm not going Hmm. to take it at the micro level because at a Hmm. micro level, every human life is important, and as a nation, we cannot think that way, Right. right? We have Hmm. to think of the integrity of the nation and security of the nation. So I Right. will talk from that perspective. Hmm. Now, it has been recorded time and again that just for the economic reasons and for the cultivable land, for the rich resources, the immigration from the erstwhile East Pakistan, now Bangladesh, has Hmm. been a constant phenomena. It has been an unwelcomed and forceful process Mm-hmm. altogether.
You cannot say that they were not coming for economic reasons. Hindus were coming because of persecution. Hmm. If you do not believe it, you can always check the data. People say that both Hindus and Muslims were killed. Okay, Hmm. but mostly Hindus were killed. Yeah. The temples Right. have been destroyed. Tell me an example in Bangladesh or in Pakistan where mosques are being destroyed on purpose. Hmm. Like if some terrorists do it, that's another thing. But by the Hmm. mob itself, by the local populace itself, it has never Hmm. happened. And if Hmm. it if it ever has happened, then also the cases are just negligible when compared to the temples being destroyed, the Hindus Hmm. being executed, and Hmm. not to mention that not to forget that they have second class citizenship in the Islamic State. Hmm. Many of the Right. judges there have been you cannot be a lawyer, you cannot be a judge, you cannot Hmm. be a president if you are a non-Muslim to these Islamic states. Hmm. So Hindus coming here makes a lot of sense because they Right. do not have that kind of equal opportunity in those Hmm. states. They Hmm. are persecuted. But Muslims coming to India, it has to be completely for economic reasons. Come on. Why will they come here if they have been doing much better than we were doing? And the space was large, like Hmm. resources. Assam is a rich and very rich in culture, in resources. It's a very Hmm. rich, and there was a 1975 Law Commission report by C.S. Mullen. It has been recorded and captured in the successive Supreme Court judgments also. Hmm. That if at this rate of influx, if this continues, Assam is threatened, and the biggest threat is Assam being annexed to Bangladesh. Okay. Why? Because if Hindus come here, just imagine if Hindus come here, if they are coming here because of persecution or something else, even for economic reasons, because they are not granted equal status there. Hmm. But if Muslims are coming there, why do you think they are coming here? And if they come here and form a proper majority and wanted to call Bangladesh later, what will, Hmm. because then it comes to self determination, that we will Right. call us whatever we want if they are in majority. Hmm. Has been recorded in Supreme Court judgments. The threat is real. We cannot say that no, it's they are coming for some other reason. They are also being persecuted. Come on, if they are persecuted for being Shias or less, like I won't say it less, but they do not consider as equal as Sunni Muslims are considered, right? Shias, Hmm. Ahmadis, and Hazarikas, and all that. Hmm. So if that is the problem, then it is their internal matter. We cannot be granting citizenship to everyone. Right. ओके सो इसमें जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ तुम दोनों के पॉइंट से कि पॉसिबली है कि उनको बेटर फैसिलिटीज चाहिए थी और इनिशियली उन लोग का जो कि बांग्लादेश मेरे ख्याल से अभी बूम करना शुरू किया उनकी उनकी इकोनॉमी अभी हाईलाइट में आई है उससे पहले वो लोग भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे सो दैट कुड बी ए रीजन और इंडिया एज अ नेशन ऑब्वियसली बहुत बड़ा है उसके रिसोर्सेज बहुत बड़ा है तो आई फील कि हमारी पॉलिसीज में भी कुछ फॉल्ट्स हैं क्योंकि अगर इतने बड़े अमाउंट पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है सो आई थिंक देयर इज सम लीक इन आवर सिस्टम क्योंकि विदाउट इसके जैसे फॉरेन में होता है तो फॉरेन में प्रॉपर चेक होता है और वहां पे ऐसा नहीं हो सकता एक तो यार सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बॉर्डर है ना वो इतना घिरा हुआ इतना कंडेंस्ड है ना कि उस पे हमेशा मतलब इट इज अ हार्ड टास्क क्योंकि अगर तुम अदर कंट्रीज देखोगे तो अदर कंट्रीज में मतलब ऐसा बिल्कुल डिस्टिंक्ट डिवीजन तुम्हें बहुत रेयर मिलेगा क्योंकि हम लोग 3-4 साइड से घिरे हुए हैं और बाकी सारे कंट्रीज मैक्सिमम 1 to 2 साइड्स से होते हैं तो ऐसा मतलब वो नहीं होता और या तो वो ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं क्रिश्चियन स्टेट होते हैं या इस्लामिक स्टेट होते हैं या उनका एक फिक्स्ड रीजन होता है कि मतलब ऐसा कोई पर्पस नहीं होता बट यहाँ पे ऐसा बहुत हाई डाइवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे रिलीजन आते हैं स्पेशली हिंदूज में मुस्लिम्स सो
और साथ में ये जो जितने बॉर्डर्स घिरे हुए हैं, सो आई डोंट नो, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट many regions, when many religions exist at one particular time, or with people that have some wrong intentions as well, so ये हो भी सकता है कि infiltration हो जाए. So do you think that we need to change our policies, and especially we need to check the different borders on a regular basis from where the infiltration is coming? Actually, Anubhav, you rightly Mm-hmm. pointed out that we still do not have a very good definition, rather, or a policy. Mm-hmm. There was a convention of refugees which we didn't sign in 1951 and 1967, Mm-hmm. but we decided to follow an ad hoc policy. When a situation will arise, we will make uh, a policy at that particular moment of time. But India is a very large state, and Mm-hmm. for such a large state and an aspiring global superpower. So for a global superpower to not have a global, at least a immigration task force which can Mm-hmm. control the Mm-hmm. in immigration influx, it's it is a sad joke, you can say that. And way back in 80s and 90s, our border Bangladesh border now have been very well protected by fencing and wires. But way Mm-hmm. back in 80s and 90s, it was not very well protected, and there have been cases where it is said that corruption runs in our system. People entered, somehow they entered, and somehow they managed to get a card or something, a voter card, or either some type Citizenship. of card, some kind of identification card. And once you get a identification card, Mm. in India, it is a tedious process to get many other cards, but you will surely get that if you have some connections and you have some money, extra money to spend. You can Mm. get, you can still get driving license without going to some particular state of yours. Even if you're living in Delhi or Mm. any city, and you want a driving license built from your hometown, you don't have to go there still. ऐसे Or we बन talk जाता है about बैठे बैठे. कोई yes, कोई टेस्ट नहीं होता है उसका. digitalization. हम्म. यस, तो वही हम्म. बात है ना कि मतलब ऐसे ही बन जाता है। तो तब के जमाने में तो और आसान था भाई, क्योंकि तब के जमाने में इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। तो ऐसे हम्म. भी इंस्टेंसेस आए हैं कि जहाँ पे लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए और उसके बाद उन्होंने कार्ड बनवा लिया, और फिर उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो एसिमुलेट हो गए उसी कल्चर में। उनको वो हम्म. आसामीज भी बोलना सीख गए, वो बंगाली भी बोलना सीख गए, वो हिंदू कल्चर से बहुत वाकिफ हो गए। तो ऐसे लोगों को हम्म. फिल्टर करना बहुत मुश्किल हो गया। इवन हम्म. इसीलिए ना, जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनआरसी करने के लिए आसाम की, ये हम्म. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। और हम्म. सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली इसके लिए आर्टिकल 144 इन्वोक किया था। आर्टिकल 144 ये कहता है कि जुडिशियल, जितने जुडिशियली सर्विस है, मतलब जितने जुडिशरी के अधिकारी हैं और जितने सिविल सर्वेंट हैं, वो सब जुडिशरी के अंदर रह के काम कर सकते हैं। और हम्म. उसने जो है एक कमीशन बनाई, और उन्होंने जो है एनआरसी करवाई। अब उसकी भी एक दिक्कत हुई कि एक थी रहीमा बेगम। एक इंडिया में एक्ट चलता है फॉरेनर्स एक्ट, उसके तहत ट्रिब्यूनल सेट होते हैं। और उस ट्रिब्यूनल में तुमको ये अगर प्रूव करना होता है, मतलब ओनर्स ऑफ प्रूफ जो होता है, वो जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया होता है उसके ऊपर होता है, अनलाइक क्रिमिनल केसेस। ठीक है। तो रहीमा बेगम को उस ट्रिब्यूनल ने फॉरेनर घोषित कर दिया था, फॉरेनर ओके. ट्रिब्यूनल ने। हम्म. और जब एनआरसी हुई तो उनका लिस्ट एनआरसी में नाम आ गया। अच्छा. ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि ऐसे कैसे हो गया कि एनआरसी में इनका नाम आ गया, फाइनल ट्रिब्यूनल में फॉरेनर घोषित है। तो फिर हम्म. बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे लैप्सेस थे इस चीज में। हम्म. तो वो इसी वजह से है क्योंकि तुम्हारे पास कोई नेशनल डेटाबेस नहीं किसी चीज का। ठीक है। ठीक है. तुम्हारे यहाँ हम्म. वो जो जो इमिग्रेशन के इंचार्ज है, वही वो पुलिस थाने और वही वाले लोग हैं। वो क्राइम भी वही देख रहे हैं, मर्डर भी वही देख रहे हैं, डकैती भी वही देख रहे हैं, सब कुछ वही देख रहे हैं। ठीक है। हम्म. तो हम्म. भैया फिर कैसे चलेगा फिर? तुम, प्रॉब्लम ये है कि इमिग्रेशन को तुम जैसे कह रहे हो ना कि 2 करोड़ है, लेकिन जब हम्म. तुम एक्चुअली में उसको जब तुम जो एनआरसी करने जाओगे तो फिर तुम पता चलेगा 85% लोग आए उसमें। 85 लाख, हम्म. 50 लाख लोग है ना उस लिस्ट में आ गए, क्योंकि वो ऑब्वियसली. सब कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ उनकी सब आ गई, तो उनको ट्रैक करना हम्म. मुश्किल है। तो हाई टाइम हो गया कि तुम अपनी एक पॉलिसी बनाओ और उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करो। पॉलिसी बनाना ही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना उस तरीके से। वरना तुमने देखा राइट. ही कि कैसा इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल में एक किसी को फॉरेन घोषित कर दिया गया, और एनआरसी कह रही कि नहीं हम्म. वो सिटीजन है इंडिया का। तो फिर ये ऐसे बहुत सारे केसेस है ना, फिर कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? तो इसका मतलब कि कुछ हम्म. लैप्सेस है तुम्हारे इम्प्लीमेंटेशन में भी, तुम्हारे पॉलिसीज में भी। तो उसको ठीक राइट. करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके. ओके.
इसमें एक और चीज एंगल है. लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग इन दिस CANRC. अगेन इट्स आवर ओन पर्सपेक्टिव, प्लीज डोंट गो ऑफ अस बिकॉज मेरे पीछे मत पड़ना भाई, क्योंकि देख लो. सो इट्स जस्ट आवर पर्सपेक्टिव, सो यू कैन डिसएग्री विद दैट, इट्स कंप्लीटली फाइन. सो अगर तुम्हें एग्री नहीं करना, प्लीज गो टू अनदर चैनल, गो वॉच अदर चैनल, बट डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स एज सिंपल एज दैट. CANRC का जब एंगल आता है इसमें, पॉइंट इसमें ये है कि उनका पर्पस यही था कि जो इलीगल इमिग्रेशन, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रिसोर्सेज एक तो ऐसे ही लिमिटेड है, ऊपर से अगर और हम सारे को सिटीजन देंगे, उसमें भी उन्होंने बॉर्डर रखा है 2014 तक हम लेंगे, उसके बाद के हम नहीं लेंगे. वो चीज है. प्लस उसमें अदर अदर रिलीजन्स को इसलिए दिया गया क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं था, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान का. अफगानिस्तान से तो खैर कौन ही आता है, लेकिन क्या पता. दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दीज थ्री नेशंस, इट वाज अ जस्टिफाइबल स्टेटमेंट कि हाँ ठीक है, मतलब जो रिलीजन्स माइनॉरिटी में, या जो रिलीजन्स वहाँ पे खुद की सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको रख लो, ठीक है, समझ में आता है. वो भी 2014 में. बट मुस्लिम्स को ना रखना, क्योंकि उनका वो मेजोरिटी नेशन है, वो वहां पे रह सकते हैं, उनको मतलब फिजिकली या ऐसे किसी असॉल्ट की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा ऐसा कोई उन पे थ्रेट नहीं है जितना माइनॉरिटीज पे है. पहला ये रीजन मुझे लगता है. दूसरा, जो CANRC इम्प्लीमेंटेशन है, तो ऑब्वियसली इंडिया में उसको इतना इन्फ्लेट किया गया कि उसको इतना क्या बोलते हैं, जो कम्युनिटी, जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटीज में, इतना उसको ऐसे बढ़ा दिया गया कि हमें निकाल दिया जाएगा. उस वजह से पूरे कंट्री में रेज हुई, और इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि जिस बंदे ने, या जिस बंदे ने वो आर्टिकल पढ़ा है, वो उस चीज को समझेगा कि यार इसमें ऐसा थोड़ी ना कि जो करंट सिटीजन है उसको निकाल देंगे, ऐसा तो उसमें कहीं लिखा हुआ नहीं हुआ है. लेकिन वही चीज है ना कि अगर कोई कम्युनिटी इस अपने जो मतलब लोकल गुरुज हैं उनको ज्यादा मानती है इंस्टेड ऑफ द लॉ, I guess that is a very what you can say bad practice. क्योंकि जहां ऐसा होने लगता है कि हम अपने लोगों को लॉ से ऊपर रखने लगते हैं, वहां फिर चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं. हम एक्स बोलेंगे, तुम वाई समझोगे, और वही चीजें कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती हैं. पूरा जितना भी ये मैटर हुआ, इवन दिल्ली, इवन बैंगलोर, यहाँ जितने भी स्टेट्स में, जितनी भी जगह पे ये राइट्स हुए या थोड़ा सा अपराइज हुआ, आई डोंट थिंक देर वॉज अ पॉइंट. और अभी तक वो उसका ड्राफ्ट क्या नाम है, प्रोसेस में है, अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ. व्हाट डू यू थिंक वाज द मेजर फ्लॉ इन द होल पॉलिसी दैट यू थिंक, और मेजर, बिकॉज वी नो दैट फॉर व्हाट रीजन इट वाज बिल्ड, उन्होंने उसे क्यों बनाया, और व्हाई इट इज नेसेसरी, क्योंकि हमें ऑब्वियसली बात है कि हमें जो एक्स्ट्रा लोग हैं उन्हें निकालना है, वो अलग बात है. बट उसके लिए भी अभी म्यांमार में वहां पे कैंप्स इनिशिएट किए गए हैं. What was the one thing that you point out in this whole policy that was proposed initially कि उसमें ये दिक्कत थी, इस वजह से इतना कुछ प्रॉब्लम हो गई? See, Hmm. but there was a Uh, problem in the interpretation by lame Hmm. virtue signalers. Okay. Seriously, Mm-hmm. like if you see during the protest, there was an academic booklet created by AMU faculty and students to Hmm. go through what everything is. So Hmm. it clearly mentions that if you are a Hindu, like Hmm. a non-Muslim, then Hmm. when NRC is done with the help of CAA, you will be included. Hmm. CA की मदद से आप किसी को भी इंक्लूड नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर द माइनॉरिटीज ऑफ बांग्लादेश, Pakistan and Afghanistan. You will have Hmm. to prove that you were citizen of those countries and you were minorities of those countries and you do not possess any document or living proof of being here. First of all, Hmm. then only Hmm. you can be included. But they Hmm. thought CA was even utilized for the non-Muslims of Hmm. India, and that was an idiotic interpretation of the whole law. Then the interpretation Hmm. of Article 14, they were like everyone is equal, how can you create a citizenship for only these? They forget that everyone is not equal in India. Hmm. You not compare two unequals with the equals. वो वाला Right. concept नहीं है, because Hmm. अगर वो होता then reservation नहीं होता, अलग अलग laws नहीं होते, Right. सबके लिए अलग अलग लॉज नहीं होते. कुछ Hmm. लोग Hmm. प्रेफरेंस और रिजर्वेशंस जो दिए जाते हैं, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, कोटास दिए जाते हैं, स्कीम्स दी जाती हैं, वो सब नहीं होता. जिन्हें जरूरत होती है उन्हें थोड़ा सा अलग हटके गवर्नमेंट स्टेट सपोर्ट करती है एंड इंक्लूड करती है, सो दैट दे आर इन मेन स्ट्रीम.
Right. That Mhm. plain concept of equality, that everyone is equal, there is no diversity in India, was absolute, like, failure from their part. It's a loser's argument. And Hmm. this has been reiterated by Harish Salve also and J. Sai Deepak also. They are also Hmm. Supreme Court lawyers. Do you think they are Hmm. mad? And when Hmm. this was reiterated by Subramanian Swamy, he was Hmm. attacked on every social media page. But he said the truth. Muslims and Hindus are not treated equally. Right. Why do you think they are treated equally? These Hmm. two things were there, that you included CA with NRC, first of all, which was not meant to be. Then Article Hmm. 40 interpretation. These two things, I think, was there was not a fault on the part of the government. They have had a full discussion in the parliament, Hmm. told everything, and no, like, it takes a lot of brain, I guess, to understand law. Now, it can Hmm. be like you do not interpret the law as you read it. Right. It has other meanings to it. Every word is has meaning to it. It is not superfluous. So I think you should have left that to lawyers and other people. Even people who were on roads did not know what they were fighting for. Many Right. of them did not. Hmm. I know. So I think that was There. Mhm. there was no fault in the policy, but there was a fault on our part, that we did not interpret it correctly. Hmm. Right. Or Anubhav, is. I would like to point one thing. Hmm. I would like to point one thing. CA is not about giving citizenship to some particular individual or groups, or Hmm. denying citizenship to some particular individual or group. CA is Hmm. all about accelerating a process of Citizenship Act of 1955. Citizenship Act of 1955 says that you can Hmm. get Indian citizenship by 5 ways: either by birth, either by descent, either by registration, either by naturalization, and either by, you can say that, incorporation of territory, as Okay. happened in the case of Pondicherry. Hmm. So CA is mainly considered with the people who want to of the process of naturalization. Hmm. So CA says that we will reduce the time from 11 plus 1 years to 5 plus 1 years. That's all Okay. CA says. It doesn't Hmm. say that we will not give Muslims, citizenship. It's not Hmm. saying that. It's saying Hmm. that you can still come by naturalization process. You can still come by registration. Oh, sorry, registration is not applicable on them because they are a part of undivided India. Hmm. So naturalization process can still apply on them. It's not that, Hmm. but it's just that they have to take it takes more time for them. That's Right. all CA is saying. It is not Hmm. going to affect any citizen of India, and neither it's going to affect the Muslims who want an Indian citizenship. It's just that कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में 11+1 ईयर का वो कॉन्सेप्ट होता है, उसको 5+1 ईयर का कॉन्सेप्ट कर दिया और कुछ नहीं। और ऐसा Right. नहीं कि सीए पहली बार आया, 2003 में भी आया था, ठीक है। Hmm. सीए को Hmm. 57 में भी अमेंड किया गया था, 86 में भी अमेंड किया गया था। कई 7-8 बार सिटीजनशिप एक्ट को चेंज किया जा चुका है। तो ये ऐसा कुछ नहीं कि किसी सरकार ने पहली बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। और रही Hmm. बात जहां तक एनआरसी की और एनपीआर की, तो भाई वो एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बनाने के लिए, जैसे अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर्स होते हैं और उसके Hmm. बहुत Hmm. सारे फायदे होते हैं कि एक बार तुमने नंबर डाला, तुम्हारे हेल्थ की बेनिफिट्स, तुम्हारे कार के इंश्योरेंस, तुम्हारे सब कुछ एक ही बार में आ गया। तो सपोज Right. करो तुम कहीं ऐसी ग्रेव सिचुएशन में फंस जा रहे हो, सपोज करो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, मान लो, ठीक है। अब अमेरिका में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और किसी को किसी ने उसको देखा, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, अगर डॉक्टर ऐसे उसको सोशल सिक्योरिटी नंबर मालूम है डॉक्टर को, वो लॉग इन करता है, उसको पता चल जाता है इसको कौन कौन सी बीमारियां हैं, और वो Hmm. उतनी जल्दी इलाज शुरू कर देता है उस चीज का। तो Right. अगर एक Hmm. नेशनल आइडेंटिटी कार्ड तुम्हारे लिए भी बन जाए, तो भैया उसमें Hmm. क्या दिक्कत है? हेल्थ सारी चीजें तुम्हारी एक्सिलरेट हो जाएंगी प्रोसेस को, Hmm. ठीक है। Hmm. तो एनआरसी एनपीआर, देखो एनआरसी एनपीआर में तुम कह सकते हो कि एक रिश्ता है, ठीक है, Hmm. बट एनआरसी एनपीआर और सीए में कोई रिश्ता नहीं है। ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। Right. Hmm. ये दोनों एनआरसी एनपीआर में है रिलेशनशिप, तुम कह सकते Hmm. हो कुछ एक्सटेंट पे, Hmm. ठीक Hmm. है। लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि सीए और एनआरसी में कोई रिलेशनशिप है, और अगर तुम मोरालिटी पे किसी चीज को जज करना चाह रहे हो, तो भाई Hmm. वेल एंड गुड है, तुम जज कर सकते हो, तुम हर एक्शन मोरालिटी पे जज कर सकते हो, वो तुम्हारी प्रेरोगेटिव है, मैं उसमें कुछ Hmm. नहीं बोलने वाला। लेकिन जो Hmm. मेरे समझ में आता है, जितना लॉ मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, Hmm. यू नो Hmm. उसके हिसाब से सीए एनआरसी और एनपीआर में तीनों का डायरेक्ट संबंध कहीं नहीं है।
ओके। वो सिर्फ एक स्पेशल केस में तुम कह भी सकते हो, अगर तुम कहना चाह रहे हो कि मान लो एनआरसी से जो 10-12 लाख हिंदूज जो बाहर में भी 19 लाख में से, ठीक है, उनको शायद सिटीजनशिप मिल जाए, लेकिन जो अभी तक के आंकड़े हैं वो केवल 31,000 लोगों के हैं, तो उनको ही पूरा नहीं मिला। ठीक है, तो अगर तुम उस बेसिस पे जज कर रहे हो भैया, तो फिर वेल एंड गुड है, हम कहे पहली बार तुम जज कर सकते हो, जितना मन करे उतना जज कर सकते हो, उसमें कोई कुछ नहीं कहने वाला। वो तुमको जैसा सोचना है भैया सोचो। तुमको भाई मानना है कि सब एलियंस का करा धरा, तुम वो भी मान सकते हो, तुमको 50 थ्योरियां चलती है, तुमको जो मानना मानो भैया, राइट। कोई कुछ कह थोड़ी ना रहा है तुमको। लेकिन जो हकीकत है भैया, जो हम लोगों के नजरिए से है, वो यही है कि ये वो सवाल नहीं है कि किसको किसको दिया जा रहा है किसको नहीं, ये बस एक्सीलरेशन का सवाल है कि इनको जल्दी मिलना, उनको बाद में मिलेगा, बस यही, इतना ही डिफरेंस है। हम्म। और इस चीज को इतना रॉन्गली प्रेजेंट किया गया इवन। और उसमें भी यार, उसमें भी दो फ्रंट बट गए कि एक क्या बोलते हैं, एक लिबरल मीडिया है, गोदी मीडिया है, और उसमें भी बहुत सारा डिवीजन हो गया। इवन ट्विटर पे इधर हजार चीजें ट्रेंड कर रही थी फालतू की। मतलब उस टाइम पे ऐसा था ना, मतलब मैं का सेंस है इन लोग को, जिस बात पे लड़ रहे हैं, किस बात को डिफेंड कर रहे हो तुम। और इवन मतलब बहुत सारे लोग ने एग्री भी किया। इवन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं हाँ चलो प्रोटेस्ट में चलते हैं। मैं क्या बोलूं मैं, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा किस किस चीज के बारे में हमारा प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट। चलते हैं। अरे माय ओन फ्रेंड फ्रॉम माय ओन स्कूल एंड कॉलेज दोनों में साथ रहे हैं। ही हाँ आज ही वाज एक्चुअली सपोर्टिंग कि लखनऊ में जो हो रहा था, हाँ उसके हाँ बाद तो वायलेंस हुआ है, उसमें हाँ जाने हाँ की बोल रहे थे। एंड आई इवन कंसिडर्ड गोइंग बिकॉज मुझे कन्विंस कर लिया था कि मुस्लिम्स को हाँ बाहर करने वाले हैं। हाँ आई वाज शिट स्कैर्ड फॉर लाइक 2 days straight. मैं हम्म information इकट्ठा कर रही हूँ, और most of the information was from this guy. I will हम्म not take his name, but if he ever sees it, he will know it. My most of the information was from this guy. He हम्म gave me videos from Being Human and ओ etc. हम्म Anti-BJP pages. हम्म तरह से दिखाया था ना उसे, I was really scared. Then later I understood when I actually went on to read it. हम्म क्योंकि मैं समझ भी रही थी तो भी मुझे लाइक इट्स योर फर्स्ट टाइम ऑफ एक्चुअली गोइंग विद द लॉ, नो, सो हम्म था। बट आफ्टर दैट इट हैपेंड कि ये इंसान ने मुझे कितना चूतिया बनाया। I was हम्म like, how you can actually be brainwashed by if you trust the person, and if हम्म someone naive on the information and you yourself हम्म do not have any information or any counter for it, you can be लाइक completely brainwashed about it. So protests were like most of majority of the people did not have any legal expertise, and those who were protesting from legal institutes, they make money out of it. राइट। अभी शायला रशीद का मिला तो था, उसमें कितना ट्रेस था उसके तो। उन्हें वो भी छोड़ो, उनका काम हम्म है यार, वो आगे हम्म जाके ये सब करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू इवन फॉर अ लॉ और अगेंस्ट अ लॉ, दे आर गोइंग टू प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट्स, एंड हम्म this was a golden opportunity for the lawyers, young lawyers of हम्म students, law हम्म students in India, to put a counter to something that was being discussed on a mass scale. Why will they हम्म have opportunity? This was a point of discussion and debate in every forum, हम्म except Amia and JNU, हम्म because पे डिस्कशन डिबेट नहीं होता, वहां पे एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है in which only your truth is the only truth. राइट And the other side is not speaking the truth, they are trying to brainwash. You are not trying to brainwash. And when I हम्म talked about morality, I हम्म think it is the morality of India, it is the responsibility of the Indian state हम्म to guard those, to protect those, to give citizenship to those who have been ignored for years since partition. राइट It was our decision to let partition happen. They did not ask for the partition, and they were हम्म led to a ruined fate in a way. हम्म They did not हम्म ask for it. The Muslims of that particular place asked for it, who migrated हम्म to that place. हम्म And they have their loyalties to that place. But if India doesn't act as a civilizational state, where the people who have faith that is indigenous to this land can rely on it for even protection, then what is this land for? It is not an राइट artificial construct like Pakistan. Don't make it one. We have हम्म civilizational history, and if people who are indigenous to this land
whose faith are indigenous to this land are being persecuted just for their faith, then it is responsibility and morality of this nation to let them stay here. They cannot, even by the international standards, you can not send people back to the places where their life is being threatened. You Hmm. can India cannot by law. So what are you going to do? You will have to settle them somewhere, and CA, Hmm. just as Himanshu told, is fast tracking the whole process. Right. Nothing more, nothing less. Hmm. Hmm. ओके सो इस पूरे प्रोटेस्ट में और इस पूरे जो सीए का ड्राफ्ट था उसमें जब बाहर से चीजें आने लगी इवन इंटरनेशनल मीडिया वाज सपोर्टिंग कि हाउ रूड इज दिस एंड व्हाट काइंड ऑफ क्राइटेरिया इज दिस आई वाज लिसनिंग टू सम ऑफ द लिंक्स एंड मैंने कहा यार एक तो पहली चीज तुम लोग यहाँ के हो नहीं तो तुम्हें यहाँ के इनसाइट्स नहीं पता दूसरी चीज तुम हमें क्यों प्रेशराइज करो दैट वाज द थिंग दैट वाज मेंशन्ड बाय निष्ठा जो कि मैं मेंशन करता जरूर कि व्हाई वाज इंटरनेशनल प्रेशर बीइंग इम्पोज्ड ऑन इंडिया टू टेक अप द सिटीजन्स क्योंकि इसका कोई पॉइंट नहीं रहता ना सबसे पहली चीज कि वहाँ वहाँ की पॉलिसीज तो बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ वो तो अपने लिए बहुत प्रिसाइज है कि मैं इन्हीं को सिटीजनशिप दूंगा और ऐसे मतलब वहाँ यार लिटरली बहुत सारा स्ट्रगल होता है इन यहाँ के कंपैरिजन में देखो तुम तो यहाँ का इवन ऐसा नहीं कि और तुम्हें याद है वो बॉलीवुड मूवी जो आई थी रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की क्या नाम था उसका जिसमें वो दोनों बांग्लादेशी थे फिर वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके गुंडे। इंडिया गुंडे राइट उसमें इस चीज को कितने अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया कि उनके डायलॉग सुने सुने कि हाँ बॉर्डर बॉर्डर बना देने से हम अलग हो गए क्या मतलब ऐसा काइंड ऑफ करके उन्होंने उसको क्या बोलते हैं जनरलाइज करने की कोशिश करी गई पूरे मूवी में और आई ऑलवेज थिंक दैट And we didn't बॉलीवुड realize it that time. हम्म हम्म But I love that movie. I still love that movie. I Because don't I younger don't say that yeah I don't say that I hate the movie but I'm saying that Bollywood is always standing on the other side even protest में भी फरहान अख्तर और पता नहीं कौन कौन जाके always हाँ left behind. हाँ शुरू हो गया so anyways so talking about the international process so do you think that inclusion of all of those other news portals and was valid क्योंकि जो चीजें वो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं उसका कोई सेंस था आई डोंट थिंक द थिंग्स दैट दे वर रेफरिंग टू वाज राइट इन एनी सेंस क्योंकि हमने ये चीज देखी हमेशा से और कि वहां पे इन्फ्लेटेशन होता रहा सो आई थिंक गवर्नमेंट रियलाइज दिस थिंग कि टाइम हैज कम नाउ पॉलिसीज नीड टू बी चेंज्ड that is why that step was formed so I guess that was not a bad step I guess it was a very necessary step that the government took at that point of time भाई मुझे ये लगता है कि नो एक इंडिया जैसे बड़े देश के लिए किसी वॉशिंगटन पोस्ट में क्या छप रहा है या अल जजीरा में क्या छप रहा है या एमनेस्टी वाले क्या छाप दे रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, इससे कुछ कंसर्न नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी प्लेस अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है, क्योंकि सेलेक्टिव रिपोर्टिंग हर कोई कर सकता है। अब किसी ने ना अल जजीरा ने पॉइंट आउट किया ना किसी और ने पॉइंट आउट किया कि इंडिया ने ही 250 घर जो है म्यांमार में बना के दिए हैं रोहिंग्यास के लिए, क्या वो फाइनेंशियल एड नहीं है? तो प्रॉब्लम यही है ना कि जब तुम एक ही साइड का देखोगे तो फिर दिक्कत है। अगर तुम right दोनों साइड कवर करो फिर कोई बात है। अब तुमको लगता है अब तुमको लगता है कि कोई चीज गलत है, मैं गलत हूं तो मैं जो चीज करूंगा वो गलत ही है, तो फिर भैया बात ही क्या, फिर तुमसे बात ही कौन कर सकता है? तो इन right सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ यही है। ये करते क्या है, दिल्ली में पहुंच गए, ठीक है, अगर इनको रिपोर्ट भी बनानी होती है लुटियंस दिल्ली और खान मार्केट से खबर उठा करके छाप दी, कभी गए ही नहीं कि उसके पार कभी They do गए ही not नहीं, इनके लिए do इंडिया ground research. Most of them do not do any ground research. वो इधर हम्म, उधर का कॉपी पेस्ट करते हैं, paraphrasing their own. आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वाइन टेस्टिंग करते हैं, देन दे गो। ये एक पॉपुलर चीज है अब कि आओ यहाँ बारे में बुरा लिखो, देन यू विल गेट व्यूज। इंडिया के अगेंस्ट लिखने में जितना तुम्हें पॉपुलर किया जाता है, जितना तुम्हें स्टेज दिया जाता है, इंडिया की फॉर में नहीं किया जाता, बिकॉज द राइजिंग पावर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ थ्रेट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. इट इज अ रियलिटी. Competition to them. And just right as he wanted to 250 pre fabricated houses were given to Myanmar so that refugees can settle there. Also, it was among the first countries to give aid so that Rohingyas can live in a very sanitary conditions.
So it's not that India has not done anything, but these things are not pointed out anywhere. But India as anti-Muslim nation is definitely pointed out everywhere, and they will take Mhm. Rana Ayub like people who are completely biased to present a picture for the international level. Mhm. And they Right. themselves, and the one who was actually interviewing Subramaniam Swamy, she did not know Article 14 of India. Have you even Mm. read? Have you even interpreted how things work in India? A friend of mine who has just settled from Dubai to India, Mm. यहाँ की citizenship उसने 6 महीने पहले ली है. And he was like, Subramaniam Swamy said this, that we are not equals. I'm like, do you even know that Muslim person law exists in India and you are judged by Sharia law? He did not even know that. And he's Mm. then I gave him the link, he checked it. Okay, by criminality we are all equal, but by civil laws we are all different. Then he Mm. understood what did it mean, and his whole video was cropped and all that. When it comes to Rohingyas, first of all, Rohingyas are historically Chittagong Muslims, the Mhm. Bangladeshis Mm. Mm. created Rakhine in Myanmar. Okay, so even after that, Desh's official position is like that we are not going to take them, we are not going to Mm. give them permanent citizenship. They have outrightly refused it. Why? Right. Because they are considered to be regional threat. Mm. Now, a population that is considered regional threat by an Islamic country should be Mm. taken by the land who is majority like majorly filled by devil worshippers and kafirs. Mm. Mm. Mhm. This was intelligence report by the Bangladesh government to New Delhi that the Rohingyas that are camped on the border of Bangladesh and Myanmar, they are being instigated by Lashkar-e-Toiba to Mm. avenge the sectarian violence in Myanmar. And because India Right. did not Mm. even speak, there was Hafiz Saeed also that India should be punished for it because it did not stop it. Like, do you even understand politics? And why is Hafiz Saeed taking a stand on this? Oh my God. You cannot even take Rohingyas into Pakistan. Right. Bangladesh is refusing, but you want India to take it, who has suffered terrorism from all the sides, Pakistan, Right. Bangladesh, and Mm. Afghanistan. Mm. You don't Mm. want us to be suspectful, like suspicious. You don't want us to be suspecting them. Mhm. But तुम्हारे लिए तुम नहीं लोगे अंदर. None of the OIC members have given so much of aid as India did, and they did not even propose to take them in. Why? Mm. They are the peace-loving countries for the Muslims. No, Arab nation has recently declared that a pure Arab race cannot marry converted Muslims. Mm. Right. They did not give citizenship anyone outside. They give citizenship only to the pure Arab race. Okay, Mm. Mm. that is their point. No one questions them on that, and even I don't want to question them on that. Mm. But Mm. how stand against India when the majority Muslim nations are not taking Rohingyas in? Because Mm. we have volatile borders from all the sides. We have volatile borders, and we have been suffering this terrorism. So India has the right to decide which group or people or person has been posing a regional threat to the integrity and security of this nation. And Indian Mhm. government has complete right to ban any organization who it sees that is a security threat. You cannot question us or the government on that. Like, we are not saying all of them are terrorists, but we have our own problems to deal with. Mhm. Understand that. भाई मेरा इस पे ये एक और बात थी कि जैसे Mhm. ना सवाल क्या उठते हैं सीए पे, अगर तुम सवाल को देखो, ठीक है, तो तीन चीजें मेजरली उठती हैं. एक तो आर्टिकल 14, तो आजकल हर कोई ऐसे कोट करता है जैसे पता नहीं घर में बना हुआ कुछ सामान है कि जैसे खा लिया, मतलब बस वही आर्टिकल 14. भाई आर्टिकल 14 का मतलब ये है इक्वालिटी वो ऑफर करता है, लेकिन उसमें भी नुआंस कन्वर्सेशन ये है भाई कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नाम की भी एक चीज होती है. उसी के हिसाब से जैसे निष्ठा ने कहा कि रिजर्वेशन पॉइंट आउट किए, ठीक है, तो वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का काम था. ठीक है, तो आर्टिकल 14 ये नहीं कहता कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेटेड है तो तुम उसको इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो. ठीक है, और इन लोगों की हकीकत यही है कि ये लोग साल दर साल
ये जो है डिस्क्रिमिनेट होते रहे। और मैं अभी कहीं पढ़ रहा था भाई एक्चुअली में कि ये जो इवन कश्मीरी हिंदूज जिस तरीके से रह रहे हैं हम्म उसके कंपैरिजन में रोहिंग्या के जो सो कॉल्ड नहीं, मतलब डिटेंशन टेंशन जो भी हैं वो उससे ज्यादा बेटर सैनिटेशन और रहने की व्यवस्था ऑफर कर रहे हैं कंपेयर ऑब्वियसली। टू कश्मीरी हिंदू जिस टेंटों में रह रहे हैं। तो भाई अगर हम्म किसी को एक्सेलरेट करके जल्दी उनको निजात दिला दी जा रही है तो भैया उसमें क्या कसूर है? ठीक। हम्म पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 14 ऐसे ना कोट किया करिए, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया करिए अगर आपको हम्म बहुत जानने की इच्छा हो। दूसरी चीज है हम्म सेकुलरिज्म पे। ठीक है। अब याद है तुमको एक युगांडा में एक डिक्टेटर हुआ करते थे ईदी अमीन, नाम सुना कभी? काइंड ऑफ, ईदी मैं अमीन ने बहुत। एक्चुअली हाँ। उन्होंने वो जारी कर दिया जिसे वो कर दिया था कि जितने हिंदूज हैं उनको लगता था, उसको भी ऐसा लगता था जर्मनी की तरह कि सब ज्यूज का कंट्रोल है, तो उनको ऐसा लगता था युगांडा के जितने टॉप पोजीशंस हैं वो सब हिंदूज के कंट्रोल में है। तो उन्होंने अच्छा। कुछ 5,000 हिंदू फैमिली थी उनसे कहा कि तुम रातों रात पैक करो निकल लो यहाँ से। ऐसा कुछ हम्म लॉ बना दिए थे जैसे न्यूरमबर्ग लॉज थे जर्मनी में, उसी तरीके के कुछ लॉ बना दिए थे उसने। तो ओके। आई थिंक सो कि मिसेस गांधी थी या किसी और ने वो कहा था कि मतलब अगर कहीं भी कुछ हिंदूज के साथ गलत होता है जैसे यहूदी, अब इसको थोड़ा सा डिटैच करके देखते हैं इसको। ऐसे हम्म इसराइल है, ठीक है। हम्म अब अगर यहूदियों को कहीं प्रॉब्लम होगी पूरे वर्ल्ड में हम्म तो वो हम्म सबसे पहले कहाँ देखते हैं? क्या वो अमेरिका देखेंगे? क्या वो नहीं। यूके देखेंगे? वो नहीं। इसराइल ही देखेंगे ना भाई। तो अगर हम्म। हिंदुओं को कहीं प्रॉब्लम हो रही तो उनके लिए सबसे पहली जगह कहाँ है? इंडिया। वो इंडिया ही है। ठीक है, हम्म क्योंकि वही एक बड़ा देश है और यहीं से सब ओरिजिनेट हुआ। इवन फॉर हम्म सिख्स और जैन्स और बुद्धिस्ट सब यहीं से ओरिजिनेट हुए। सभी हैं। अगर उन सबको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो वो इंडिया में आ सकते हैं। तो हम्म उस फ्रंट पे भी तुम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक है, तुम कह सकते हो कि इनको क्यों नहीं दिया, तो ये सवाल क्यों नहीं देने का नहीं है, ये क्यों दिया ये गलत नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि हम्म एसेंशियली क्यों नहीं दिया उसकी वजह से गलत है, अगर तुम पॉइंट आउट करना चाह रहे हो तो। ठीक है, हम्म ये गलत नहीं है। तीसरा चीज है कह सकते हो कि अंडर इंक्लूसिविटी की बात। ठीक है, कि तुमने जितने लोगों को देना चाहिए था उतने लोगों को नहीं दिया, अगर तुम्हारा ये बेसिक आर्गुमेंट है। तो हम्म भाई जब SC ST रिजर्वेशन लागू हुआ था हम्म संविधान के वक्त, उसके हम्म 40 साल बाद OBC रिजर्वेशन आया 90s में। ठीक है, हाँ। तो तुम क्या कहोगे कि वो उस वक्त की सरकार डिस्क्रिमिनेटरी थी कि उन्होंने OBC को नहीं लिया नहीं, है? ऐसा तो ये तो कह ऐसा सकते थे ना, क्योंकि तब भाई वो सिचुएशन जैसी बदली उसके हालात थे। कल को अगर सरकार को लगता है कि अहमदिया सियास को और हजारास को देनी चाहिए, वो सरकार वो भी दे सकती है। हम्म सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है। सरकार हम्म बदले भैया तुम दे दो। अगर सरकार बदल दे 2024 में तो तुम दे दो, कौन विरोध करने वाला उसका? क्योंकि बाय हम्म लॉ तुम्हारे पास ताकत है, तुम कर सकते हो इस चीज को। इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये तीनों चीज ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी की मोरालिटी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि क्या आर्गुमेंट हो सकते हैं और उसके काउंटर ओपिनियन क्या सरकार रह सकती है सुप्रीम कोर्ट में अगर जितने भी डिसीजंस होते हैं। ठीक है, हम्म तो ये तीनों पद अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ CAA की बात करो तो ये तीनों चीजें बड़े आराम से खारिज हो जाएंगी, बड़े आराम से। तुम जो सवाल जो उठा रहे हो मोरालिटी पे उठा रहे हो, तो भैया मोरालिटी पे तो कोई किसी को नहीं जज कर सकता, क्योंकि सबकी मोरालिटी भी अलग होती है। अब तुम्हारी मोरालिटी क्या कहती है, मेरी मोरालिटी क्या कहती है, उसका भाई कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज है भाई। और राइट। दूसरी बात ये है भाई कि ये करना भी जरूरी था, क्योंकि ये एनआरसी जो हुई ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुई, ये तो बीजेपी हम्म गवर्नमेंट ने कराई नहीं। अगर तुम हम्म उस दिशा में भी जाना चाह रहे हो। ठीक है। हम्म और प्रॉब्लम ये होती है कि जब थोड़े ऐसे लॉज आते हैं तो हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, दिक्कतें आती हैं हम्म इम्प्लीमेंटेशन, कुछ अनफॉर्चुनेट दिक्कतें होती हैं जो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। इवन जीनियस पॉलिसी मेकर भी उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये है ना। अब यार एक तो या तो होता है कि झुंझुना पकड़ा दो उनको, जैसे IMDT एक्ट एक आसाम में लागू हुआ था, उसको मैं हम्म कहता हूँ झुंझुना एक्ट है। भाई वो तुम हम्म उस एक्ट को पढ़ लो, वो हम्म ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब कौन बनाया है इस एक्ट को। ठीक है, उस हम्म एक्ट में कहा गया कि 2 कंप्लेन होनी चाहिए किसी इलीगल माइग्रेंट के खिलाफ। फिर वो तीन जो कंप्लेन करने वाला हो वो 3 किलोमीटर के दायरे में रहता हो अच्छा। उस पर्सन के। हाँ हाँ, IMDT एक्ट ये जो था 83 का, आई थिंक इंदिरा अच्छा। गांधी के टाइम पे आया था। और ये हाँ कहता था कि 3 किलोमीटर के अंदर जो कंप्लेनर है वो होना चाहिए। अब हाँ भाई जो माइनॉरिटीज होती हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उन्होंने 3 किलोमीटर से उधर ट्रांसफर कर दिया, लो तुम्हारी हाँ कंप्लेन ही वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब या तो ये क्या ऐसा है? कर हम्म IMDT इलीगल माइग्रेंट डिटेक्शन थ्रू ट्राइब्यूनल एक्ट। ठीक अच्छा। है, हाँ वो 1983 का है। डिटेंशन था या डिटेक्शन था मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ट्राइब्यूनल के साथ था। और वो हम्म ट्राइब्यूनल में जाने के लिए 2 कंप्लेन और 3 किलोमीटर का रेडियस चाहिए था। ठीक है, हाँ तो या तो हम्म सरकार झुंझुना एक पकड़ा दे सबको कि लो भैया ये हम्म झुंझुना पकड़। और यही कारण था कि आसाम में इंसर्जेंसी बहुत तेज हो गई, उल्फा बना हम्म या वो यही तो कह रहे थे कि
हमारा कल्चर खराब हो रहा है, ठीक है, आप कुछ हम्म कर नहीं रहे हैं, आप ये हम्म फर्जी के एक्ट बनाते तो 1985 या 1986 में ये अकॉर्ड हम्म हुआ था, हम्म ठीक है, असम अकॉर्ड। अब हम्म उसमें भी जो मतलब उसमें कहा गया था कि ये फॉरेनर्स एक्ट के थ्रू ट्रायल होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हम्म ओनस जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है उसका होता है। लेकिन भाई हम्म वो 2003 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया, क्योंकि तब तक तुम आईएमडीटी एक्ट ही चला रहे थे, जबकि हम्म अकॉर्ड में लिख दिया गया कि भैया कि तुम जज फॉरेनर एक्ट करोगे, और वो कब क्लियर हो, 2003 में। तो भाई वो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट कर गया। और ये समस्या, और भाई बीजेपी ने प्रॉमिस भी किया था कि एनआरसी करेंगे, वो तो था। और ये बीजेपी के प्रॉमिस की बात नहीं भाई, 2003 में ही आ गया था एनआरसी। और हम्म इवन पहला जो एनआरसी था वो 2010 में मनमोहन सिंह के सरकार में हुआ था। हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने किया एक दो राज्य में पायलट प्रोजेक्ट की तरफ, उसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ, तो वो शांत बैठ गया। वो आप कह सकते क्यों शांत हो गए वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो शांत बैठ गए, ठीक है। ओके अब भाई हम्म गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने करवाया हम्म उस चीज को, ठीक है, हम्म एनआरसी को। अब उसके रिजल्ट सही गलत हो वो एक अलग बात है, वो इम्प्लीमेंटेशन की बात है। लेकिन भाई ये चीजें तो तय थी कि ये होना है, ठीक है। और वहां के लोग ये राइट चाह भी रहे थे भाई, क्योंकि उनका हम्म एक कल्चर है, किसी का कल्चर, इसीलिए उनको स्पेशल स्टेटस दे रखा गया है भाई। बाकी जितने सिस्टर स्टेट हैं भाई, वहाँ बीडी वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं 6 शेड्यूल के अंतर्गत, तो उनको कुछ तो स्पेशल स्टेटस हासिल है ना उनके कल्चर की वजह से ही। और राइट भाई हम वो फ्रांस वाले सेकुलरिज्म नहीं है हमारा, कि हम हम्म नेगेटिव सेकुलरिज्म में फॉलो नहीं करते, हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म। इट्स नॉट एसेंशियली धर्म निरपेक्ष जिसका ट्रांसलेशन किया जाता है, इट्स पंथ निरपेक्ष, अगर तुम हम्म उसको एक्चुअली में ट्रांसफर भी करना चाह रहे हो, मतलब हम्म ट्रांसलेट करना चाह रहे हो, हम्म ठीक है। हम्म तो हमारा सेकुलरिज्म हमेशा ये था, क्योंकि हमारी सिचुएशन अलग थी ना। तो तुम फ्रांस के सेकुलरिज्म या बाकी देशों के सेकुलरिज्म से हमको कंपेयर नहीं कर सकते हो। और इवन जो राइट तुम सेकुलर मानते हो, अगर तुम यूके को सेकुलर मानते हो, फिर तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उनका पढ़ लो, वो बाइबल मानते हैं, और उनके यहाँ जो कॉरोनेशन सेरेमनी होती है वो सब बाइबल के हिसाब से। तो अब वही है ना कि तुम डेफिनेशन क्या दे रहे हो सेकुलरिज्म, उसके ऊपर है। हम्म तो इस French ये का है कि भाई secularism is not negative. नहीं French नहीं secularism is not negative. It is far better than the one followed in England and one followed in India, because they keep cultural values above. और फिर होता है कि you can abuse any religion you want, because हम्म religion will be separate from the nation, but they keep the cultural values alive. So I will not say that France has negative secularism. It has a positive one. It has to be followed. अगर हम चाहते हैं कि ब्लास्फेमी लॉज जैसी चीजें हट जाएं इंडिया से, देन फ्रांस इज जस्ट अ वेरी, व्हाट वी विल से, स्पॉटलेस पॉलिसी है उसकी व्हेन इट कम्स टू ब्लास्फेमी, कि तुम्हें जिस रिलीजन को अब्यूज करना है तुम करते रहो, ठीक है। all they when French president talks about the cultural values of France, that is equality, and uh, girls cannot be kept inside or हम्म treated like second class citizens, like in Islam it is done. And you cannot be wearing burqa and all, because French values में ये सब नहीं है। French values को बनाए रखते हैं, and then they give you freedom to blaspheme also. And that is part of the French value, because they have French Revolution जब हुआ था, they have segregated themselves from the church, हम्म right? उन्हें ये हम्म सब नहीं चाहिए, but they kept the culture alive, because they believe what French values truly are, and that is liberalism in pure form, not the liberalism that US follows, that UK follows. That is bullshit. They keep silent when Islamists threaten them, and they have to attack every other individual and call them bigot who हम्म speaks against radical Islam. So not that kind of liberalism, but the liberalism in a true sense. And they also say that we do not want that American trash that is coming from the Europe, the rest right part of Europe to France. We do not हम्म want that. So I will not call France being a negative when it comes to secularism. It has a very positive example to be looked up to, actually. And when we talk about NRC, the people who believe in borderless society, global citizenship, and all that, they should think at least for once. Ask yourself these questions. Do you have enough police force and enough army to be pitted against those 2.5 plus crore illegal immigrant population? Assam is a very good example. If you ask the local Assamese citizen, he will tell you, no, you do not want to believe the opinion voices or the mouthpieces of BJP. Do not
Just ask them what is happening there. And the ones who talk about this population control, they are okay with the population burst if everyone is included, even the Muslims and the Rohingyas. But they are not. But when only Hindus are included, they have they have this population crisis problem. Indirectly तो तुम वही कह रहे हो ना, that अगर तुमने एक Right. मुस्लिम से इंक्लूड कर दिया तो मैं चुप हो जाऊंगा, बट अगर तुमने Hmm. सिर्फ को इंक्लूड किया जो एक्चुअली परसिक्यूट हो रहे हैं इन इस्लामिक कंट्रीज, देन नहीं, Hmm. मुझे कुछ ना कुछ Hmm. लेम आर्गुमेंट देना, तो मुझे लेम वर्च्यू सिग्नलिंग करनी ही करनी है. देन द सेकंड Hmm. कि how naive can you be to not like to not even guess it कि these people are going to take away the jobs. That's the point. और इस सब का पॉइंट इसलिए बनता है क्योंकि हमें ऑब्वियसली इसकी जरूरत है, सो वी कांट डिनाई दैट फैक्ट. और all the people who are opposing it, you should read the whole document first, then you should argument. Simple सी बात है. Okay. And one more thing that I want to add, कि Hmm. political parties have been greedy in this. They want vote banks. That's why, just like in West Bengal, Mamta Didi has been saying that they are part of India. Hmm. Which world are you living in? Center ने oppose किया है, India doesn't take refugees. What are you doing? You are giving settlement to them. You are giving lands to them. Like legally, मतलब उनका नाम करे वो lands. They Hmm. vote इसलिए दी जाती है so that uh, uh, they vote them, they help them win. So how are you convinced that these people will not act as weapons and props in the hands of the vested interests like radical groups and the political parties? It will Right. shift the political spectrum of India. Politics of India will be affected by outsiders. Do you want that? Right. And that is a scary dream to live by, because eventually when that situation occurs, हमारे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो. Anyway, so I guess that is a good note to end this episode. और इसमें conclusion मुझे जहाँ तक ये लगता है कि I guess we need to strict our policies, और स्पेशली वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जिस हिसाब से जो चीज़ें हो रही है, आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म. और talking about the international pressure and all of the other things, I don't think कि India should value all of it in the way it is now, because eventually वो लोग का काम है बोलना, वो सिर्फ बोलते रहते हैं. They can't do much about the things, or they can't improve our situations. So अगर उनको हम सीरियसली लेने लगे फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है. और अगर हम ले भी लिए तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, उसका कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा कि वो लोग हमें फैसिलिटेट करेंगे किसी वे में. वो अपनी चीजें अपने साइड से करते रहेंगे, हमें बोलते रहेंगे नहीं तुम ऐसे करो. उसको कंसिडरेशन में They will कोई. come together to fund India to help the refugees. Will हम्म. funds to India to help them settle first of all. Right. And do they So consider the population density of India? hmm. Consider that they are lesser populated states there, but they will not want them to come to their place. But they will Exactly. actually ask India to take them on. Hmm. China को बोल Hmm. सकते हो क्या? China नहीं. is having detention camps for Muslims. Come on. Hmm. But you will Hmm. pressurize India. Why secular, diverse, plural? Oh my God, it has suffered a lot since partition and even before that. And I Right. don't know why people do not have that kind of confidence to say that yes, इंडिया के कुछ नेटिव आइडेंटिटीज हैं, इंडिया का अपना कल्चर है, इंडिया की अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं. Hmm. Why are you so threatened to say that? तुम्हें क्यों लगता है that India is an artificial construct just like Saif Ali tells you to? He is not a historian. India as a political entity that it is today might have been constructed in 1947, but as a Hmm. nation, it has existed for centuries. Right. We are very old than the people We are think. very, very old. Some even Hmm. consider us 10,000 years old. I don't know if it's true or not, but Possible. Who knows? 5,000 is confirmed. Hmm. Okay. So I guess this was it for this particular episode. I hope you didn't contradicted with our points. I अनुभव hope agree. अनुभव एक चीज पॉइंट आउट करनी थी बिल्कुल. कि जितने लोग भी देखेंगे, आई गेस पता नहीं हाँ. कितने लोग देखेंगे, हाँ. लेकिन सबको अपना अपना ओपिनियन रखने का हक है. लेकिन मैं यही कहूंगा, ओपिनियन रखने से पहले, किसी को भी विरोध करने से पहले या किसी तरीके के प्रोटेस्ट में जाने से पहले आप उस चीज को पढ़ लें. और इस केस में मैं जो रिकमेंड करता हूँ एटलीस्ट, ठीक है, आप पहले ये पढ़ लें, आसाम अकॉर्ड पढ़ लें, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2003 का पढ़ लें, ठीक है, और उसके बाद एक
अगर आपको चाहिए तो आप सेकुलरिज्म की डेफिनेशन और आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 30 तक जितने फंडामेंटल्स राइट है सब आप पढ़ लें, और उसके बाद IMDT एक्ट और 2 फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट, ये 3 4 5 चीजें अगर आप पढ़ लें, उसके बाद आपकी जो राय बनानी है, आपको जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी पे जैसा भी सवाल पूछने हो, जैसी भी मोरल स्टैंड लेनी हो, जैसे भी जो भी आपका स्टैंड हो उनके पॉलिसी पे आप ले सकते हैं, लेकिन कहीं भी जाने से पहले मेरा यही रिकमेंडेशन होता है कि पढ़ लें, क्योंकि बिना And पढ़े जो है Right. and even if you're equal before the law, that does not naturally translate into giving citizenship. You can appeal in front of the Supreme Court of India, but that doesn't mean you will be given citizenship also. Equal before the law doesn't mean giving citizenship. Right. That is also there, and people should stop gagging the voices that are concerned about the internal security and integrity of the borders. We are not Muslim hating people. Even the Afghans have settled here, and they are true citizens of India by law. But that doesn't mean we have to take refugees when we cannot, and when there Right. is a actually proven threat. True. Okay. So whatever you want to do, make sure to like, subscribe, and follow wherever you guys want, or we'll keep presenting new topics to you every week. 2 episodes per week is the frequency, I guess. Yeah, 2 episodes. So yeah, make sure to subscribe, and see you guys in the next one.